मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले हम 2 लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलैबोरेशन, सहयोग। सहयोग अधिगम क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही एक भाव पैदा होता है कि सहयोग 2 शब्द मिलकर बनते हैं। सह का मतलब है इकट्ठे और योग का मतलब होता है जुड़ना। कह सकते हैं कि इकट्ठे जुड़ना। अब किन 2 की बात कर रहा है ये? इस 2 में सहयोग देखो कि कईयों का भी हो सकता है, 2 समूहों का भी हो सकता है, 2 संस्थाओं का भी हो सकता है, 2 व्यक्तियों का भी हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि सहयोग अधिगम क्या है? जब 2 व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे की समझबूझ से, सहयोग से किसी एक काम को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमने जब पहली लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की वो भी इससे कुछ मिलती जुलती थी, फिर नेक्स्ट हमने बात की पीर ट्यूटरिंग के बारे में, उसमें भी कुछ मिलता जुलता था। आज है सहयोग, वो भी कुछ मिलता जुलता है। तो ये आपस में एक ही है बट शब्द अलग अलग हैं। पर यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है, और डिफरेंस के साथ साथ उसमें एक सही समझ पैदा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने बात की थी कोऑपरेटिव की। कोऑपरेटिव में बात की सहकारी अधिगम की। सहकारी में भी कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक व्यक्ति मिलकर एक दूसरे के सहयोग करते हैं। जब हमने बात की पीर ट्यूटरिंग की, उसमें आ गया था सम आयु समकक्ष सह शिक्षण। मतलब उसमें जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो वो सेम एज होगी ग्रुप में। आज जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो भी बात करेंगे वो 2 समूह हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 संस्थाएं हैं जो एक दूसरे के परामर्श से करेंगे। इसमें ना को देखो, कल वाले में जो बात थी वो ये था कि हो सकता है कि होना क्या था, उसमें पीर ट्यूटरिंग में था सेम एज ग्रुप। सेम एज में एक को समझ आ गया है, वो दूसरे को अपनी समझ से समझा सकता है, दूसरा जिसने इस चीज़ को समझना है। आज जब हम बात करेंगे सहयोग की, इसमें क्या है, जो 2 हैं दोनों अपना मत रख सकते हैं, दोनों ने एक दूसरे को सहयोग देना है, दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे, दोनों एक दूसरे की सलाह की रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे से जो परामर्श देंगे उसकी पूरी तह तक जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम एक सहयोग की बात करेंगे तो उसमें एक दूसरे की किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक दूसरे को किसी तरह की खींचातानी नहीं है। यहाँ पर दोनों ने जो अलग अलग हैं, वो 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, समूह भी हो सकती हैं, संस्थाएं भी हो सकती हैं, मकसद क्या है? मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। तो इसके मीनिंग के बारे में पहले करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो है सहयोग अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो इसका मीनिंग क्या है, पहले हम मीनिंग डिफाइन करेंगे अच्छे से, फिर उसके टाइप क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लास्ट में उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके मीनिंग में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें बात करते हैं सहयोग में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या संस्थाएं आपसी सहयोग व पारस्परिक समझ से इकट्ठे मिलकर कार्य करते हैं। कोई एक काम या जिन उद्देश्यों को हमें पूरा करना है, उसमें 2 व्यक्ति, 2 संस्थाएं मिलकर एक दूसरे के सहयोग से व पारस्परिक समझ से, एक म्यूचुअली दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी सहयोग चल सकता है। अब सहयोग समान ग्रुप में, समान संस्थाओं में होता है, उसमें एक दूसरे पर किसी तरह का कुछ थोपना नहीं होता। सहयोग में दूसरे की बात सुनी भी जाती है, अपनी बात रखने का टाइम भी दिया जाता है। तो यहाँ पर जब हम सहयोग अधिगम की बात कर रहे हैं तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि इसमें भी इन्होंने कहा है कि आपसी सहयोग व पारस्परिक समझ से इकट्ठे मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। यह कार्य एक दूसरे की सहायता व परामर्श और निर्देशन पर निर्भर करता है। सहयोग में जब कल हम बात कर रहे थे उसमें ये चीज़ें नहीं थी। आज वाले पॉइंट का जो बेस है उसमें मेन पॉइंट क्या है? आपसी समझ है, आपसी एक परामर्श है, निर्देशन है, एक दूसरे की समझ से काम करना है।
तो आगे बढ़ते हुए निर्देशन पर आधारित है। इस प्रक्रिया में दोनों तरफ से सकारात्मक अंतःक्रिया है, मतलब दोनों एक दूसरे की जो इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, कि दोनों ने प्रॉब्लम पर फोकस करना है, दोनों ने अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरह से पूरा किया जाना है उसकी तरफ फोकस करना है। उसको दूर करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, उस पर फोकस करना है। उसमें ये नहीं है कि पहले वो पहुँचे या मैं पहुँचूँ, नहीं, उसमें दोनों ने मिलकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई एक स्ट्रेटजीज को फुलफिल करना है। संप्रेषण चलता है, जितनी अच्छी अंतःक्रिया व परामर्श होगा उतने ही अच्छे से उद्देश्यों को प्राप्ति करने में सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए सहयोग अधिगम क्या है, और जो पहले हमने 2 लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात की है उसमें और इसमें माइनर सा डिफरेंस क्या है। शब्द जब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के, चाहे सहयोगात्मक अधिगम है, पी ट्यूटोरिंग है, या फिर जो हमने शुरू में बात की थी कोऑपरेटिव लर्निंग है, वो शब्द एक जैसे लगते हैं, पर उनके अगर ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें ध्यान दें तो उसमें हमें जरूर अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए सहयोग अधिगम क्या है। आगे बात करते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। इसके मुख्य तरह से 2 तरह के टाइप्स के बारे में बात की गई है। पहला है प्रत्यक्ष सह सहयोग या प्रत्यक्ष सहयोग अधिगम, जिसको कि डायरेक्ट सहयोग कहा गया है, अधिगम कहा गया है, कोलैबोरेशन कहा गया है। दूसरा है इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन या अप्रत्यक्ष सह सहयोग। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष में हम बात करेंगे कि जब सहयोग प्रत्यक्ष तौर पर प्रदान किया जाता है, जो संस्था है उसमें जो या तो 2 संस्थाएं हैं या 2 व्यक्ति हैं, 2 समूह हैं, 2 ग्रुप हैं, वो आपस में एक दूसरे को प्रत्यक्ष तौर पर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम करते हैं। अप्रत्यक्ष से क्या मतलब है? अप्रत्यक्ष से मतलब ये है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए किसी दूसरे, हमारा एक ग्रुप है या हम 2 व्यक्ति, 2 संस्थाएं एक ग्रुप बनकर हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन हम दोनों से नहीं हो पा रहा है। इन दैट कंडीशन हम किसी अन्य व्यक्ति, संस्था से बुलाकर उनसे किसी तरह के उनके परामर्श व निर्देशन का सहयोग प्राप्त करके अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसे इनडायरेक्ट कोऑपरेशन कह सकते हैं, कोलैबोरेशन कह सकते हैं। इसको मैं दोबारा से डिफाइन करता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रत्यक्ष सहयोग, सह सहयोग क्या है? इसमें सभी साधन, योजना, शिक्षण आदि का पूर्ण उपयोग किया जाता है और इसका अधिकतम उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि इच्छित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। अब इसमें हमने जो साधन हैं, योजना है, हमारे जो टीचिंग सेशन हैं, उनका पूर्ण उपयोग किया गया है, जिसका पर्पज़ क्या है? हम अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। इसके लिए उद्देश्य की समीक्षा की जाती है। अब इसमें जब हम बात करेंगे तो जो दोनों ग्रुप्स हैं या जिनका सहयोग लिया जा रहा है उसमें हम फुली डिस्कशन करेंगे कि क्या हमें अपने ऑब्जेक्टिव को रीसेट करना चाहिए, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव सही हैं, क्या हम इनको किसी और तरह से भी पूरा कर सकते हैं, क्या इनको करने के लिए किन्हीं और मेथड्स या किसी और तरह के जो तरीके अपनाए जा सकते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। मतलब एक पूर्ण रूप से आपसी तालमेल, आपसी जो संप्रेषण भाव है उनसे इसको पूरा करने की बात की गई है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में उद्देश्यों की समीक्षा की जाती है, पुनः निर्धारण किया जाता है और सभी के संयुक्त प्रयास से उद्देश्यों को पूरा करने की तरफ बढ़ा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन क्या है। अप्रत्यक्ष सह सहयोग दूसरे संगठन के शिक्षकों को कक्षा कार्य करने की अनुमति नहीं देता। उन्हें केवल बाहरी सहायता व निर्देशन के लिए रखा जाता है और सहयोग, परामर्श, समूह सहयोग में शिक्षक आदि के सहयोग
के आधार पर ही यह जानने की कोशिश की जाती है कि हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करें। जैसे कि मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन करने से पहले बताया कि डायरेक्ट व इनडायरेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट में मैंने बताया था आपको कि जो एक समूह है वो अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए किसी अन्य संस्था या किसी अन्य शिक्षक को अपने पास किसी तरह के निर्देशन व परामर्श के लिए आमंत्रित करता है, और उसके जो अपने परामर्श हैं या उसके अपने अनुभव हैं उनको हमारे साथ साझा किया जाता है। उनके उद्देश्य, उनके जो परामर्श हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए या अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनके अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के जो परामर्श लिया जाता है या सहयोग लिया जाता है उसे इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन का नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स में जैसे कि हम जानते हैं हर एक जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है उसके कई ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स में इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ये शिक्षक परामर्श पर आधारित है। विभिन्न संस्थाओं के शिक्षक अपने परामर्श देते हैं जहाँ से वो जो भी उन्होंने सीखा हुआ है उसके बारे में हमें बताते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, उनमें क्या करें, किस प्रकार से करें, संस्था के लिए क्या सही है। तो उस तरह के सहयोग प्राप्त करके हम अपने जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं और आसानी से जो अपने लक्ष्य हैं उनकी तरफ बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास महसूस करते हैं जब विद्यार्थी या समूह। अब यहाँ पर एक बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं वो दो व्यक्ति, दो समूह, दो संस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है सीखना। जो विद्यार्थी, दो विद्यार्थी हो सकते हैं, जो समूह है दो विद्यार्थियों के समूह हो सकते हैं। संस्था से मतलब क्या है, एक स्कूल दूसरा स्कूल जिसमें विद्यार्थियों का आपसी सहयोग की बात है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक स्कूल दूसरे स्कूल को अपने यहाँ पर किसी साइंस एग्जीबिशन के लिए आमंत्रित करता है या किसी तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। तो उन सब का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए, उनको सीखने सिखाने के लिए आगे प्रेरित किया जाए। वो आपस में अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को देखते हैं, दूसरे स्कूल में जाकर एक नए एनवायरनमेंट को जब देखते हैं तो उनमें भी उस सीखने की एक ललक पैदा होती है। तो उसको और ज़्यादा किस तरह से बढ़ाया जाए, बच्चों में एक सीखने के प्रति एक जो सकारात्मक अभिवृत्ति है उसको कैसे पैदा किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब यहाँ कोलैबोरेशन की बात हो रही है, एक सहयोग की बात हो रही है, तो इसका भी जो लास्ट एंड ऑब्जेक्टिव है वो भी सीखना है। तो यहाँ पर जब विद्यार्थी स्वयं को आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, जब मिलजुल कर सहयोग से किसी समस्या का समाधान करते हैं या अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, तो उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुविधि, एक दूसरे सहयोग बहुविध है। बहुविध से यहाँ क्या मतलब है कि बच्चे आपस में अलग अलग तरीक़ों से एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, जिनसे वो अपने उद्देश्यों को सक्सेसफुली पूर्ण करने में आगे आ सकते हैं। सहयोग दो विभिन्न संस्थाओं, दो व्यक्तियों को एक दूसरे के समीप लाती है। अब यहाँ पर जब संस्थाएं आपस में एक दूसरे के पास आती हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको फुलफिल करना है। यहाँ पर हमें एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा दो अलग अलग पहलू हैं। जब दो व्यक्ति आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति हीन भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से आगे निकलना, इस तरह के कई विशेषताएं जागृत होती हैं। पर वहीं पर जब हम सहयोग की बात करते हैं तो ये बातें उलट जाती हैं। इसमें एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ना, एक दूसरे से के परामर्श का आदर करना, एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी समस्या की ओर बढ़कर उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, तो इस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। तो जब जहाँ सहयोग है वहाँ पर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की बात नहीं आ सकती। सहयोग का पर्पज़ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? हमने अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। और जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें हम साम दाम
दंड भेद कुछ भी लगाकर हमने सिर्फ सफलता हासिल करनी होती है। बट यहाँ पर हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। उद्देश्य क्या है? सीखना। सीखने से क्या है? नए व्यवहार में परिवर्तन है, नए व्यवहार का अर्जन करना है, सीखने में जो हमारी सहायता करता है। और ये तभी संभव होता है जब संयुक्त प्रयास होते हैं। नेक्स्ट बात है अच्छा वातावरण प्रदान करना। अब सहयोगात्मक की जब हम बात करते हैं तो क्लासरूम में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए आपस में एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहता है। अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं जब सहयोगात्मक अधिगम विधि को लागू किया जाता है, चाहे वो टीचर के द्वारा लागू किया जाए या विद्यार्थियों के समूह बनाकर उसमें लागू किया जाए, तो इससे जो मिलने वाले परिणाम हैं वो अच्छे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए यह प्रगतिवादी प्रकार का है जिससे सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। कुल मिलाकर अगर हम इसकी बात करें, जहाँ पर इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वहीं पर कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में जैसे मैंने अभी आपको एक उसके प्रतिस्पर्धा का अलग पहलू के बारे में बताया, ठीक उसी तरह से हीन भावना का आना। अगर इसकी जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं या इसमें क्या क्या किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी अगर बात करें, तो जब कोलैबोरेशन चलता है, सहयोग चलता है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। क्योंकि जब दो व्यक्ति, दो समूहों में किसी तरह का कोलैबोरेशन होता है तो आपसी समझ बहुत ज़रूरी होती है, एक आपसी संप्रेषण बहुत आवश्यक होता है। जहाँ पर समझ में थोड़ा फर्क आ जाता है, किसी तरह का हीन भावना घर कर जाती है, वहीं पर सहयोग टूटना शुरू हो जाता है। जब एक व्यक्ति अपने काम को अच्छा और दूसरे व्यक्ति के काम को हीन या छोटा समझने लग जाता है, वहाँ पर सहयोग टूटना शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम चाहे अपने ग्रुप सर्कल की बात कर लें या बच्चों के आपसी सहयोग की बात कर लें, विद्यालय में शिक्षकों के आपसी सहयोग, अब ये जो लर्निंग स्ट्रैटेजी है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स डिस्कशन मैटर, ये टीचरों में भी हो सकती है। वो भी आपस में मिलकर सहयोग करके स्कूलों में आने वाली समस्याओं को सुलझा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव कैसा है। सहयोग केवल विद्यार्थियों के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अध्यापकों तक सीमित नहीं है, ये समाज का भी एक रूप है। अगर समाज में भी हम सहयोग से किसी काम को मिलकर सभी व्यक्ति इकट्ठा मिलकर करते हैं तो काम करके एक जो तस्वीर है उसको बदला जा सकता है। पर सभी कुछ सहयोग से संभव है। सहयोग तब है जब हम आपसी मन मुटाव को भुलाकर एक ऑब्जेक्टिव सामने जो रखा हुआ है उसकी तरफ ध्यान करके आगे चलेंगे। तो इसमें कुछ डीमेरिट्स क्या हैं या लिमिटेशंस क्या हैं? जैसे दो समूहों के बीच में आपसी समझ ना बन पाना, ये इसकी एक डीमेरिट्स है। दूसरा है एक दूसरे के प्रति हीन भावना का आ जाना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि प्रतिस्पर्धा की या हीन भावना आ जाती है, वहाँ पर सहयोग खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है व्यापक दृष्टिकोण भी हो सकता है और नहीं भी। अब जब सहयोग की बात आती है तो इसमें दोनों समूहों में व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब दोनों की जो सोच है वो वाइड लेवल पे चलनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव के साथ सिर्फ जो हमने एक ऑब्जेक्टिव रखा है उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम दूसरी बातों को नेगलेक्ट करते चलें। हमने इस बात का ध्यान रखना है कि अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के साथ साथ बाकी जो बातें हैं उन पर भी पूरी तरह से फोकस रखें, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी दूसरे जाति समुदाय या किसी जो दूसरी कक्षा है या दूसरा समूह है उसको किसी तरह की हानि ना हो, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हों। हमें इस वे से करना है कि दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो और हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी फुलफिल रहें। नेक्स्ट बात करते हैं ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना। अब अगर मान लीजिए एक समूह मिलकर काम कर रहा है और दूसरा समूह उसके साथ सहयोग कर रहा है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है पर इतनी नहीं कर पा रहा, तो उसमें किसी तरह की उसके प्रति हीन भावना ना पैदा हो। तो क्योंकि सहयोग में हम की भावना काम करती है, मैं की भावना नहीं काम करती, इस बात को ध्यान में रखकर चलते हैं। फिर भी कोई गुण और दोषों के बावजूद भी अगर हम बात करते हैं तो ये जो लर्निंग स्ट्रैटेजी है अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल है, जिसको एक टीचर, एक छात्र समूह अपनाकर अपने जो उद्देश्य हैं उनको बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर है। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।